D4 डोंगरी, D4 दाऊद, D4 डॉन एंड D4 दुबई। ये डी का जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो दाऊद के पूरी जिंदगी को बयां करता है। लेकिन अगर इसमें D4 दगड़ी चौल की बात ना हो तो ये धोखा होगा पूरे अंडरवर्ल्ड के इतिहास के साथ। देखो यार, आजकल ना दाऊद की कहानी जो है ना भंडारे में मिलने वाले प्रसाद की तरह हर पॉडकास्ट में बट रहा है। हर कोई दाऊद को हीरो बनाने पर लगे हुए हैं कि पठान ने दाऊद के भाई को मार दिया इसलिए उसने सबको मारा, उसकी बहन को विधवा किया इसलिए उसने जे कांड करवाया। मतलब दाऊद क्या अपने खिलाफ हुए अन्याय की लड़ाई लड़कर डॉन बना है? नहीं ना। देखो, ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है ना। और जिस अंडरवर्ल्ड में ये नियम था कि आपस में चाहे कितना भी गैंगवार क्यों ना हो, कोई फैमिली को टारगेट नहीं करेगा, वैसे में गबली ने अगर दाऊद के जीजा को मरवा कर हसीना पारकर को विधवा कर दिया तो कोई तो वजह रही होगी ना यार। अब देखिए, मैं गबली को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सच्चाई सिर्फ वो नहीं है जो आप वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई या फिर शूट आउट एट वाडला में देखते हैं। कहानी उससे बहुत अलग है जो सच्चाई बनकर किसी किताब में या किसी खबर में जो है ना छुपी रह जाती है। और हीरो के हीरोइज्म में लोग कातिल दरिंदे को समाज का रखवाला समझ लेते हैं, जैसे कि आजकल लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इसी तरह से उभर रहा है। वैसे आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग दाऊद को हीरो समझते हैं ना और अपना भाई कहते हैं उन्हें आज की कहानी बुरी लग सकती है, तो अपना अपना हिसाब देख लो भाई। बाकी अगर आपको अंडरवर्ल्ड की उन कहानियों की सच्चाई जाननी है जो ठंडे बस्ते में चली गई, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल के अलावा भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके आप तुरंत कनेक्ट हो जाओ और अभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, ये जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया है ना, एक माया जाल है। आज की तारीख में तो यहाँ कोई वसूल नहीं है, कोई किसी को भी मार देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। खासकर मुंबई अंडरवर्ल्ड में तो बहुत नियम होते थे। जैसा तुम फिल्मों में देखते होगे ना कि कभी कभी गुंडा भी डायलॉग मार देता है कि मैं बच्चों और औरत पे हाथ नहीं उठाता। मामला कुछ ऐसा ही होता था। तो बात 1980 के दशक का है। आज का मुंबई ना तब बम्बई था और वहाँ की सड़कों पर दो नाम गूंज रहे थे, अरुण गबली और दाऊद इब्राहिम। एक डोंगरी का भाई था तो दूसरा दगड़ी चाल का राजा, जैसे लोग डैडी भी कहते थे। दोनों ने अंडरवर्ल्ड की इस माया नगरी को ना अपना अपना अखाड़ा बना लिया था। पर यह कहानी सिर्फ गैंगवार की नहीं रह गई थी, बल्कि आगे चलकर धोखे, बदले और अपनों के खून से सने पन्नों की बन गई, जिसने मुंबई के माफिया इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखो, जब तक ये लड़ाई धंधे में दमखम को लेकर था तो सब ठीक था, लेकिन वर्चस्व के लिए जब दुश्मनी शिकार में बदलने लगी ना, तो खून खराबे की शुरुआत हुई। इसे ऐसे समझो कि अगर दो बिजनेसमैन किसी एक धंधे के लिए लड़ाई करें तो उसमें एक की जीत होगी और दूसरे को पीछे हटना होगा। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन पीछे हटने के डर में जीतने वाले को जान से मार दे तो ये डर्टी बिजनेस हो जाएगा ना। फिर तो आगे बढ़ने के लिए सभी एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। और दाऊद ने बंबई के अंडरवर्ल्ड में इसकी शुरुआत कर दी थी। पठान के बाद आगे दाऊद के लिए ना BRA गैंग बड़ा खतरा बन रहा था, यानी बाबू रेसिम, रमा नायक और अरुण गवली की तिकरी, जो बाइकुला से होते हुए पूरे बंबई में फैल रहा था। फिर क्या, अचानक से एक दिन बाबू रेशम का लॉकअप में मर्डर हो जाता है। दाऊद भाई को चाहने वाले लोग कमेंट करेंगे कि बाबू रेशम का जो कत्ल हुआ था उसके पीछे तो विजय उटेकर था, जिसने बाबू को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसके बस्ती की एक लड़की को छेड़ दिया था और उल्टे विजय को ही उसके बस्ती में मारा पीटा था। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि अकेले विजय उटेकर में इतना दम नहीं था। उसे कहीं ना कहीं दाऊद का सह मिला हुआ था, जो पर्दे के पीछे छिपकर BRA गैंग का शिकार कर रहा था। अब ये शिकार भी क्यों? तो देखो यार, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि दाऊद और गबली जो है ना वो पैदाइशी दुश्मन थे।
तो समझ लो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था भाई। ये जितने भी लोग हैं ना, सब पहले एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। इनके अलग होने की ना तुम 50 लोगों से 50 कहानी सुनोगे, लेकिन इतना जान लो कि इनके अलग होने का कारण हिंदू मुस्लिम या देशभक्त गद्दार जैसा कुछ भी नहीं था। रमा नायक और शरद शेट्टी जो थे ना, वो दोनों ही दाऊद के गैंग में थे। दोनों के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई हो गई और दाऊद ने शरद शेट्टी की तरफदारी करते हुए एक तरफा फैसला सुना दिया, जिससे रमा नायक बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका दाऊद और डी कंपनी के ऊपर से भरोसा उठ गया। आगे बाबू रेसिम के कत्ल से रमा और गबली को जितना सदमा पहुंचा था, उससे भी कई ज्यादा डर था कि कहीं दाऊद का अगला शिकार वो न बन जाए। इसलिए वो पूरी तरह से दाऊद से अलग हो गए। अब तुम मेरी कहानी को देखते होगे तो जानते होगे कि दाऊद एक पल को दुश्मन पर थोड़ी दया दिखाते, लेकिन जो उससे गद्दारी करता था या फिर उसके साथ रहकर आगे अलग हो जाता था, वो उसे छोड़ता नहीं था, फिर चाहे वो महमूद कालिया हो या कोई भी हो। लेकिन ये दाऊद जितना खूंखार था ना, उससे भी ज़्यादा ना वो सातिर था। देखो, समझ के बाद ना उसने सीधे तौर पर किसी भी कत्ल का इल्ज़ाम जो है अपने ऊपर नहीं आने दिया। तो पुलिस ने किया क्या? बम्बई पुलिस को रमा नायक की टिप दे दी। फिर एक दिन पुलिस ने रमा नायक का इनकाउंटर एक सैलून के अंदर ही कर दिया। अब ये था तो एक पुलिस इनकाउंटर, लेकिन ये सब जानते हैं कि गोली दुबई के इशारे पर चली थी। अब यहाँ तक तुम इतना समझ गए होगे कि शुरुआत कहाँ से हुई। बाकी अपने दो भाई जैसे साथी को खोने के बाद गबली भी चुप बैठने वाला नहीं था। वो समझ चुका था कि दाऊद बड़े चालाकी से उसके तिकरी को खत्म कर रहा है, लेकिन अगर उसके आगे टिके रहना है तो अपनी एक नई टीम तैयार करनी होगी। इसलिए गबली ने नई टीम तैयार की, जिसमें सदा पावले, गणेश दंदले, राजू मिरासी और दो क्रूर ईसाई निशानेबाज भी थे, पॉल न्यूमैन और राजू फिलिक्स। अब देखो, फिल्म और कहानी में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, फिर वार होता है, पलटवार होता है और गैंगवार होता है। लेकिन जब कहानी ही मिर्जापुर जैसी हो तो क्या हीरो और क्या विलेन, सिर्फ गैंगवार होता है। और अब बारी गबली की थी। इस गैंगवार में गबली ने बदले की शुरुआत दाऊद के करीबी आदमी सतीश राजे को निशाना बनाकर की, क्योंकि दाऊद और उसके जो सबसे मजबूत करीबी सिपाही थे वो तो दुबई में मौज कर रहे थे। इसलिए बंबई में रहने वाले दाऊद के ऐसे साथी को ढूंढा गया जिसकी मौत दाऊद के लिए एक बड़ा वार्निंग हो। फिर 21 नवंबर 1988 के शाम कुछ ऐसा हुआ जो अंडरवर्ल्ड में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब देखिए, हथौड़ा त्यागी जैसा जो किलर है वो तो आपने साल 2 साल पहले ही देखा होगा प्राइम की सीरीज में पाताल लोक में, लेकिन अंडरवर्ल्ड में किसी की हत्या के लिए हथौड़े का इस्तेमाल 1988 में ही पहली बार हुआ था, जब परेल के पास सतीश राजे की काली शीशों वाली कार पर हमला हुआ। तो सतीश उस वक्त ना गाड़ी के पिछले सीट पर 2 बॉडीगार्ड के बीच में बैठा हुआ था और एक बॉडीगार्ड उसने आगे की सीट पर बिठा रखी थी, यानी कि फुल प्रोटेक्शन में वो बैठा था। लेकिन इससे पहले कि उनके बॉडीगार्ड को कुछ समझ में आता, हथौड़ों से खिड़कियां तोड़ी गई और गबली के किलर न्यूमैन ने दाऊद के सबसे करीबी सतीश राजे को 9 गोलियों से छलनी कर दिया। गबली का दाऊद पर पहला हमला ही उसे अंदर तक हिला देता है। पठानों के बाद दाऊद को फिर से खुले मैदान में कोई चुनौती देने वाला मिल गया था। यही वो वक्त था जब बंबई में एक और खूनी जंग की शुरुआत हो गई। क्या कहा था मैंने? ताली एक हाथ से नहीं बजता है, लेकिन जब बजता है ना तो धमाका जोड़ होता है। आगे दाऊद ने भी जवाब दिया और इस बार उसके टारगेट पर आया गबली का भाई जैसा साथी अशोक जोशी। दाऊद के लिए जोशी को मारने की प्लानिंग छोटा राजन कर रहा था, जिसके लिए बकायदा छोटा राजन जो होता है ना, वो अशोक जोशी के सारे पंटर को अपनी ओर कर लेता है ताकि अशोक जोशी पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए। क्या ड्राइवर, क्या दिलीप बुआ और क्या माया डोलस, भाई सब के सब अंदर ही अंदर छोटा राजन और डी कंपनी के साथ हो जाते हैं। और फिर 3 दिसंबर 1988 को पनवेल के पास छोटा राजन की टीम जोशी की कार पर हमला करते हैं और फिर गोलियों की बारिश में जोशी और उनके 3 साथी मारे जाते हैं। दाऊद के खिलाफ इस खूनी जंग में गबली एक बार फिर से अकेला हो जाता है। मतलब समझो कि वो एक तरह से हेल्पलेस हो जाता है यहाँ पर। पहले बाबू और रमा और अब अशोक जोशी। दाऊद ने एक तरह से उसके पूरे गैंग को ही तबाह कर दिया। अब देखो, गैंगवार तो रमा के मौत के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन भाई इसकी जो लपटें उठी ना, की जो लपटें उठती है वो जोशी के मौत के बाद उठी।
दोनों गैंग ने अपने अपने हिट लिस्ट जारी कर दिए और धड़ाधड़ एक दूसरे को खत्म करने लगे। कहते हैं उन दिनों पुलिस का रोल बस इतना ही था जितना अभी मेरा और तुम्हारा है। मैं कहानी सुना रहा हूं और तुम सुन रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन कहते हैं उस वक्त पुलिस इसलिए चुप थे कि चलो ये क्रिमिनल्स आपस में ही कट मर रहे हैं, जो मुंबई है वो साफ हो रहा है। लेकिन भाई उन्हें नहीं पता था कि ये गैंग की लड़ाई अब इतनी पर्सनल हो जाएगी कि परिवार तक पहुंच जाएगा। और इसकी शुरुआत दुबई में बैठे दाऊद ने की, क्योंकि उसे पता था कि गबली अकेले कुछ नहीं करता, उसे हमेशा एक दिमाग चाहिए होता है। लेकिन बाबू, रमा और जोशी के बाद ये दिमाग था कौन, इसका पता लगाना था। और तुम्हें पता है दाऊद के इस खोज में किसका नाम निकलकर सामने आया? गबली के बड़े भाई पापा गबली का। एक किताब है हुसैन जैदी की, डोंगरी टू दुबई। पढ़ोगे तो पता चलेगा कि गबली ना अपने साथियों के खत्म होने के बाद अपने बड़े भाई से सलाह मशवरा करने लगा था। इसलिए दाऊद ने अगला टारगेट गबली के परिवार के उस आदमी को बना लिया जिससे सीधे तौर पर उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। देखो होता क्या था ना कि गबली को एक पल के लिए डर भी लगता था कि अगर वो बाहर निकला तो मार दिया जाएगा। लेकिन पापा गबली निश्चिंत थे, उनको यही विश्वास था कि दाऊद से उसको कोई खतरा नहीं है। वो बेफिक्र होकर घूमते थे, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर को कभी ये डर नहीं लगा कि कहीं पठान के लोग उसे कुछ कर ना दे, क्योंकि क्रिमिनल्स के बीच भी एक अंडरस्टैंडिंग थी उस समय। लेकिन दाऊद को इन सभी चीज़ों से क्या मतलब था? उसने 22 जनवरी 1990 को माहिम में एक मंदिर के पास पापा गबली को जान से मरवा दिया। अब तक हुए दाऊद के तरफ से हमले में पापा गबली की हत्या सबसे ज़्यादा धक्का पहुंचाने वाला था। गबली अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट गया, एकदम शांत हो गया। दगड़ी चाल की चहल पहल किसी बाजार से कम नहीं होता था। आज वहाँ भी मातम और सन्नाटे का दौर था। लेकिन ये गबली की ओर से बस तूफान से पहले वाली शांति थी, क्योंकि अब गबली दाऊद को ऐसा धक्का देना चाहता था जिससे पर्सनली दाऊद को दर्द हो, उसके धंधे को नहीं। इस बार खून का बदला खून से नहीं, बल्कि परिवार का बदला परिवार से लेना था गबली को। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके बाद 2 साल तक लगभग इनके बीच में कुछ नहीं हुआ ऐसा जो बड़ा हो। लेकिन 2 साल बाद जो हुआ उसे आज तक कोई भूल नहीं पाया है। 26 जुलाई 1992 को नागपाड़ा के कादरी होटल में इब्राहिम पारकर को निशाना बनाया गया। देखो ध्यान से सुनना, इब्राहिम कास्कर नहीं, इब्राहिम पारकर, यानी दाऊद के उस बहन का पति जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अपनी बहन हसीना पारकर को, जिसके पति को अब निशाना बनाया जाना था। तो फिर होता क्या है कि गबली के 4 निशानेबाज जो होते हैं वो होटल के बाहर ही इब्राहिम पारकर पे वार कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। दाऊद की बहन बेवा हो चुकी थी और दाऊद दुबई में हाथ मलता रह गया। इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक फिल्म भी आई थी श्रद्धा कपूर की, लेकिन उसमें विक्टिम तो वो खुद थी, यानी कि हसीना पारकर। यानी उस फिल्म का पूरा मतलब तो मुझे ये समझ में आया कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो वो माफिया क्वीन नहीं बनती। लेकिन इस इंसिडेंट के पीछे उसके भाई की जो दरिंदगी की कहानी थी वो यही थी, जिसकी शुरुआत दाऊद इब्राहिम ने की थी और बाद में उसने यही इमोशन फैलाया कि उसके बहन पे हमला हुआ, इसलिए वो इतना आतंक मचा रहा है। और अपने जीजा के मौत के बाद उसने तो दाऊद ने सरेआम हॉस्पिटल पर भी गोली चलवाई। कई कहानियों में आपने सुना ही होगा, जे कांड काफ़ी मशहूर है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स उसमें थे जो आज के डेट में डॉन हैं, उन्होंने इस हॉस्पिटल कांड को अंजाम दिया था। इसमें यूपी के ब्रिजेश सिंह का भी नाम आता है। हालांकि वो पूरा कहानी जे कांड में क्या हुआ, सेपरेट कहानी तो अभी तक मैंने नहीं सुना है। अगर वो कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, दोबारा से उस कहानी को एकदम डिटेल में सुनाऊंगा। बाकी आज की इस कहानी से तो इतना ही समझ ही गए होंगे कि बम्बई अंडरवर्ल्ड में इस जंग की शुरुआत किसने की थी। खैर अब इंतजार इस बात की है कि भैया इस पूरे मुद्दे पर जनता क्या कहती है। देखो क्रिमिनल तो दोनों ही हैं, अरुण गबली और दाऊद इब्राहिम, तो हीरो और विलेन जैसी तो कोई बात है ही नहीं। सवाल ये है कि शुरू किसने की थी। तो कमेंट में लिखो जो भी लगता है तुम्हें। दाऊद भाई वाले लोग भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हैं। बाकी जो कहानी है, जो अंदर की कहानी है, वो तो मैं लेकर आता ही रहूँगा। अच्छी लगे कहानी तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा ना कि मुझे और भी कहानी बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोग कनेक्टेड भी रहेंगे। और सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर लो,
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। QR कोड दिख रहा होगा, यहाँ से स्कैन करके भी तमाम चैनल के ग्रुप में जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ मैं पंचम प्रकाश तुमसे यूं ही मिलता रहूँगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।